हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फहद आलम। मैंने नीट 24 में 706 स्कोर किया था विद रैंक ऑफ 460। मैंने एक यूट्यूब पे ये सीरीज चालू कर रहा हूँ जिसका नाम है कंप्लीट नीट गाइड। इसमें टोटल 8 वीडियो रहेंगे, जिसमें मैं पहली वीडियो आज डाल रहा हूँ जो कि बुक्स एंड स्ट्रैटेजीज जो मैंने फॉलो की थी उसके ऊपर है। ये कोई भी नीट वाला बंदा देख सकता है जो कि नीट 25 की या 26 की तैयारी कर रहा है या 27 की करेगा, वो भी देख सकता है। तो मैं इस चैनल पे ऐसी वीडियोस नहीं डालूंगा बार बार कि 6 महीने में कैसे 700 प्लस लाएं, 5 महीने में कैसे 700 प्लस लाएं। मैं बस अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने कौन क्या कैसे कैसे ये 8 स्टेप फॉलो किए थे जिससे मैंने 706 स्कोर किया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो पहला हम लोग रिसोर्सेज पे बात कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या खरीदी थी। तो पहले एनसीईआरटी जो कि सबने खरीद ही रखी होगी, और दूसरा मैंने नीट प्रेप का टारगेट बैच लिया था। तीसरे नंबर पे मैंने अपने कोचिंग की मॉड्यूल्स फॉलो की थी जो कि एलन में पढ़ता था मैं। एंड फोर्थ नंबर पे मैंने एसएल अरोरा फॉलो की थी 11th क्लास में। उसमें बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन रहते हैं नीट के हिसाब से, नीट लेवल के क्वेश्चन रहेंगे एंड जेई के भी पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। अगर करने हैं तो ठीक लेवल के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड ईजी के भी मिल जाएंगे। तो नीट के लिए परफेक्ट टाइप की किताब हो जाती है कि तो पहले मैं ऐसे जनरल टिप्स दे देता हूँ, कुछ जनरल स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है। तो पहली बात तो ये है कि मोटी मोटी किताबें मत कर दो। जैसे बच्चे क्या करते हैं, ओपी टंडन, एचसीवी, ये सब किताबें ले आते हैं, सेंगेज, ओपी टंडन, एचसीवी। तो ये सब किताबें खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, इतना हाई लेवल का नीट के लिए रिकमेंडेड नहीं होता है। और फिर दूसरी चीज ये है कि बेसिक चैप्टर्स पे बहुत ध्यान दो। मतलब अगर अभी अभी नीट की जर्नी शुरू कर रहे हो, अभी अभी नीट 25 की 26 की तैयारी शुरू की है, तो बेसिक चैप्टर्स को एकदम स्ट्रॉन्ग करके चलना। जैसे मैं बेसिक चैप्टर्स कुछ कुछ बता देता हूँ तुमको। जैसे फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशंस से लेके वर्क एनर्जी पावर तक सब बेसिक ही है। उसमें मतलब बेसिक मतलब ये इजी चैप्टर्स नहीं है, हार्ड है। उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हार्ड बनेंगे, लेकिन वो आगे के चैप्टर्स सारे चैप्टर्स में यूज होंगे। वो फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक में जैसे कि जीओसी, ये इन सब की बेसिक चैप्टर्स हैं। ये अच्छे से कर लोगे तो आगे की समझ में आने लगेगी। तो अब पहले सब्जेक्ट पे आ जाते हैं जो कि फिजिक्स है। बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है इसमें, मेरी तो स्ट्रांग थी पहले से ही। तो फिजिक्स मैंने स्टार्ट ऐसे होती है, तो फिजिक्स में स्टेप वाइज बताता हूँ क्या फॉलो करना होता है। फिजिक्स में पहले जैसे आपने लेक्चर लिया, क्लास से आए, नोट्स रिवाइज किए, क्लास के नोट्स में जो क्वेश्चन थे वो वापस किए। फिर होमवर्क मिला होगा बुक से या जो भी मॉड्यूल होगी कोचिंग की, उससे सवाल लगाए। सवाल बने नहीं बने, ठीक है, वो मार्क किए, वापस किए। एंड देन एनसीईआरटी पढ़ी। यहाँ तक तो सब कोई फॉलो करता है मॉड्यूल तक। एनसीईआरटी वाले स्टेप्स बच्चे छोड़ देते हैं कुछ कुछ। तो एनसीईआरटी कुछ चैप्टर्स की पूरी पढ़नी है और कुछ चैप्टर्स की खाली पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड समरी पढ़ लेंगे। पूरी किसकी पढ़नी है, तो पूरी उन चैप्टर्स की पढ़नी है जो कि ज्यादातर थ्योरेटिकल हैं, जैसे वेव ऑप्टिक्स, वेव्स, ईएम वेव्स, और ये सब चैप्टर्स जो है मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ये सब ज्यादातर थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें से सर्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड आने का चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं बाकी चैप्टर्स के कंपेयर में। और बाकी चैप्टर से आएगा भी तो उतना हार्ड नहीं आएगा। जैसे इसमें तो थोड़ा फैक्ट बेस्ड आ जाएगा। जैसे इस साल एटम वाला क्वेश्चन आया था, मॉडर्न फिजिक्स का एनसीईआरटी जिसने पढ़ रखी होगी वो बता देगा कि कौन सा सही ऑप्शन है उसका। और फिर बाकी चैप्टर जैसे जो थ्योरेटिकल है उसके लिए तो तुम खाली पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड समरी पढ़ लो तो वो इनफ हो जाता है। इन सब के बाद आप एक शॉर्ट नोट्स अपने तैयार कर लो वो बाद में रिवीजन के लिए। और ये शॉर्ट नोट्स तो मैं बता दूंगा कि कैसे बनाने, एक वीडियो में उस पर भी डालूंगा। एंड फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं। हाँ, और फिजिक्स की अगर तुम्हें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो मैंने नीट प्रेप से की थी, उसमें एक ऑप्शन आता है स्टेटमेंट बेस्ड फिल्टर कर लेने का। करनी है तो कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि वो खाली थ्योरेटिकल चैप्टर्स के लिए करो, जैसे मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, जो मैंने नाम लिख रखे हैं इसमें। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को दिक्कत रहती है केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को ही लेके रोना रहता है। तो ऑर्गेनिक ले सबसे पहले स्टेप क्या है कि जो मैंने ऊपर भी बता दिया, बेसिक चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लो। जीओसी जैसे है उसको हाई लेवल तक तैयार कर लो थोड़े सा, कि जब से ही एनसीईआरटी के लेवल की तैयारी मत करना जीओसी की, उसकी थोड़ी हाई लेवल जैसे क्लास में पढ़ाते हैं मॉड्यूल में जैसे लिखा होगा ना उतना पढ़ लेना, क्योंकि वो यूज आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है,
अमाइड में P2O5 डाला तो RCN बन गया। अब बच्चे कुछ क्या करेंगे, इसको समझेंगे नहीं, याद कर लेंगे। तो समझा करो, याद मत किया करो सीधा सीधा। जैसे मुझे पता है P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इसमें से पानी निकालेगा अमाइड में से। तो ऐसे ऐसे करके रिएक्शन जब याद करने लगोगे ना, तो आसान पड़ेगा। तो इसलिए अगर फिर मैकेनिज्म भी जरूरी होती हैं ऑर्गेनिक में कुछ रिएक्शंस की, जैसे एल्डोल हो गया, कैनिजार हो गया, तो उसके लिए मैंने एटीपी स्टार की वीडियोस देखी थी। एटीपी स्टार पे एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई थी रिएक्शन वाइज, जिसमें हर रिएक्शन की मैकेनिज्म थी। तो उसमें खाली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट की देखना, सारी मत देखने लग जाना, वरना बहुत टाइम वेस्ट होगा। उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता मैकेनिज्म, कुछ ही रिएक्शंस की इंपॉर्टेंट है। एंड फिर इसमें मैं यही करता था, इसमें भी मैं बता देता हूँ स्टेप वाइज। तो मैं लेक्चर लगाया, उसके बाद मैंने नोट्स किए, क्वेश्चंस किए रिपीट, एंड फिर नीट पीवाईक्यू किए और जेई मेंस के पीवाईक्यूज कर लिए। इसमें मैंने मॉड्यूल को उतना फॉलो नहीं किया था जितना मैंने फिजिक्स में किया था। और फिर इसमें मैंने खुद से दो चीजें बनाई थी खुद के हेल्प करने के लिए। एक मैंने रिएक्शन शीट बनाई थी, जो कि ऑर्गेनिक के एक शॉर्ट नोट्स टाइप ही हो गए। इसमें रिएक्शन शीट में क्या करना है कि यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है रेट ऑफ रिएक्शन, RDS, और बाकी सब चीजें, इंपॉर्टेंट केस क्या है इसका, इसमें एक्सेप्शन क्या है इसका, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्या है, ये सब सवाल बन के आ सकते हैं। तो ये सब वहीं पे लिख लिया। रिएजेंट क्या है, तो उससे रिवीजन में आसानी पड़ेगी। एंड फिर मैंने इसमें बनाई थी रिएक्शन कॉपी, जो कि याद करने में रिएक्शन को आसान कर देती है। जैसे ये मैंने चेन रिएक्शन बना लिया, पूरा फिनॉल का चैप्टर खाली इसी क्वेश्चन में आ जाएगा। जो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, पूरा फिनॉल का चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो रिवीजन बहुत आसान हो जाएगी, और एक्टिवली रिवीजन होगा, इससे सवाल बनाते बनाते रिवीजन से ज्यादा देर तक याद रहेगा। और इसी में मैंने नेम रिएक्शन याद करने के लिए भी ऐसी एक्टिव रिवीजन के लिए यहाँ पे रिएक्शन का नाम लिख दिया था। फिर मैं उसे रिकॉल करता था दिमाग में कि कौन सी रिएक्शन, एंड फिर मैं चेक करता था। तो इससे बहुत जल्दी आसान होगा। तो जो ऑर्गेनिक में भी कुछ एक्सेप्शन आते हैं जो कि इनऑर्गेनिक की तरह, लेकिन ऑर्गेनिक के रिएक्शंस में ज्यादातर रीजनिंग रहती है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला रिएक्टेंट है, ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसमें प्लस एम लग गया है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी खत्म हो गई है कार्बन की, इसीलिए ये नहीं देगा। अब इसको भी सीधा सीधा याद रखोगे तो फिर कभी NH2 की जगह NR2 डाल दिया तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए समझ समझ के हर चीज को लेके चलना है, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ। तो अगले इसी में ऑर्गेनिक के लिए ही एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी में से स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन बन सकते हैं, बहुत आसानी से बन सकते हैं, जो कि इस साल एक आया भी था, जो कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आया था, एल्केन की बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर एक असर्शन रीजन आया था। और बाकी सब ये डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर पता नहीं रहता है। बच्चे तो याद कर लेते हैं, हम लोग तो याद कर लेते हैं कि HBr में पेरोक्साइड के साथ देता है, लेकिन HCl पेरोक्साइड के साथ वो इफेक्ट नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है? वो अगर रिसर्शन रीजन में आ जाए और HI का रीजन दे दिया, जैसे यहाँ पे लिखा है कि HI जो होता है वो रेडिकल फॉर्म करके I2 बना लेता है। अब ये अगर वो क्लोरीन में ऐसा रीजन लिख दे, तो फिर तो वहां पे बच्चों को पता ही नहीं होगा ना कि क्लोरीन का सही रीजन क्या होता है, तो वो तो गलत कर देंगे। तो ऐसे ही एनसीईआरटी के पॉइंट्स की मैंने एक अलग कॉपी ही बना ली थी। एंड असर्शन बेस्ड एंड स्टेटमेंट बेस्ड के लिए ऐसी प्रैक्टिस करनी होती है। एंड फिर थर्ड वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट, बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन है उतना मुश्किल है नहीं है। याद करने का है, थोड़ा बहुत याद करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। टाइम दोगे तो अपने आप इजी हो जाएगा ये चैप्टर। तो इनऑर्गेनिक को दो पार्ट में बांट लेते हैं। दो पार्ट में, जैसे एक हो गया थ्योरेटिकल पार्ट और एक हो गया कंसेप्चुअल। तो थ्योरेटिकल में खाली रटने का है, पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक में ज्यादातर पूरा पूरा चैप्टर रटना है। अब कंसेप्चुअल में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, उतना ज्यादा इसमें रटने का है नहीं, इसको समझ समझ के करोगे तो हो जाएगा। तो इसमें भी दो अप्रोच रहती थी इन दोनों को ही लेके। जैसे जो डी एंड एफ ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, इसमें ज्यादा फोकस एनसीईआरटी पे रहता था। एंड देन जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं उसमें क्लास नोट्स पे ज्यादा फोकस रहता था। जो कॉन्सेप्चुअल है उसके लिए मैं मॉड्यूल फॉलो करता था, लेकिन जो थ्योरेटिकल है उसके लिए मैं नीट प्रेप के स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन फॉलो करता था। एंड दोनों के लिए नीट के पीवाईक्यूज एंड जेई के पीवाईक्यूज तो लगाने ही थे। और एक्सेप्शंस को याद करने का कोई ऐसा टेक्निक नहीं होता, निमोनिक को छोड़ के।
निमोनिक्स बना लो जैसे भी बने या यूट्यूब से देख लो। उसके अलावा कुछ और मतलब ऐसी कोई जड़ी बूटी तो है नहीं कोई आके पिला जाएगा। उसको टाइम दो, अपने आप याद करते रहो। सोने से पहले 5 मिनट देख लिया कि एक पेज बना लिया कि उसमें 10 एक्सेप्शन लिख दिए जो अभी तक पढ़े हैं, और वो सोने से पहले 5 मिनट में देख लिए। कल भी डेली डेली देखते जाओगे तो वो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, भूलोगे ही नहीं बाद में। एंड कुछ ऑर्डर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कुछ ऑर्डर्स तो चेक करने आने चाहिए। जैसे मैंने मोहित सर एक इनऑर्गेनिक के टीचर हैं, उनसे आप ये देख सकते हो कि वो ऑर्डर कैसे निकालने हैं लॉजिक से। सारे ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है इनऑर्गेनिक में, कुछ ऑर्डर्स लॉजिक से भी आ जाएंगे। जैसे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, ये सब कनेक्टेड है। डाइपोल मोमेंट, ये सब का आप लॉजिक से निकाल सकते हो, इससे एक्सेप्शन भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन लास्ट है फिजिकल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिकल केमिस्ट्री का तो मोस्टली सेम रहता है फिजिक्स की तरह। उसमें थोड़े से फिजिक्स में जैसे एनसीईआरटी आप न्यूमेरिकल्स के लिए मत करना, लेकिन उसमें वो थ्योरी पढ़ने के लिए करना। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में आप न्यूमेरिकल्स भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है ना कि यही क्वेश्चन उठ के न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी का रहता है वही उठ के सीधा सीधा नीट में दे देते हैं सेम डेटा के साथ। तो एक और काम कर सकते हो कि एनसीईआरटी जो है ना इसमें बहुत थ्योरी के साथ पढ़ना है। जो थ्योरी वाले पॉइंट्स है ना उसको तो स्पेशली बहुत ध्यान देके पढ़ना है। जैसे हेनरीज लॉ, कोल्स लॉ, बैटरी का टॉपिक हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से। ये इसके लिए तो एकदम मतलब रट जाना है एनसीईआरटी को इन टॉपिक्स के लिए। और भी टॉपिक्स हैं जो कि चैप्टर वाइज पता चलते जाते हैं तुम्हें भी। और फिर जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था मेरे बोर्ड्स में भी आया था कि फिश ज्यादा कंफर्टेबल किस में रहते हैं, कोल्ड या हॉट वाटर में। ये बोर्ड का ही पीवाईक्यू है और ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो इसके आंसर कोल्ड है, क्योंकि उसमें हेनरीज लॉ में पढ़ाते हैं हम लोग कि सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो कोल्ड वाटर में ज्यादा ऑक्सीजन रहता है, इसीलिए इसमें फिश ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। तो ये सब इस हिसाब से पढ़नी है ऑर्गेनिक वो केमिस्ट्री। एंड देन लास्ट बायोलॉजी, जिसमें ज्यादा बच्चों को तो दिक्कत नहीं आती, ज्यादातर का फेवरेट सब्जेक्ट रहता है। लेकिन बच्चों को जहां से ही असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देने लगे उनका गलत होने लगता है। तो ये तो सबको पता ही है कि बायो में भी कोई एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं पड़ती है, एनसीईआरटी है काफी है। इसके बाद मैंने मॉड्यूल्स तो बहुत कम फॉलो की थी, मॉड्यूल मैंने खाली कुछ चैप्टर्स के लिए फॉलो की थी, जैसे जेनेटिक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि थोड़े से एक्स्ट्रा एज की जरूरत होती है उस चैप्टर में कि हाँ ये थोड़े से ज्यादा लेवल की आनी चाहिए। जेनेटिक्स जैसे पूरी एनसीईआरटी से नहीं आती है। इस बारी भी एक टाटा बॉक्स का क्वेश्चन आया था, टाटा बॉक्स एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, वो इसीलिए मॉड्यूल पढ़नी जरूरी है जेनेटिक्स की। एंड फिर क्वेश्चंस के लिए तो मैंने इसमें नीट प्रेप का क्वेश्चन बैंक लगाया था। बहुत अच्छे सवाल हैं, एक एक चैप्टर पे 400-300 सवाल होते हैं, उतना कर लो काफी हो जाता है। पीवाईक्यूज भी उसी में होते हैं। एंड देन फिर आता है कि बच्चों को दिक्कत होती है स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन में, जैसे मैंने बताया। तो उसके लिए मैंने एक बहुत बढ़िया एनसीईआरटी में ही अपनी मार्क कर ली थी। जैसे मैंने यहीं पे शब्द मार्क कर लिए थे कि देयर फॉर, तो ये असर्शन रीजन हो गया। और फिर यहीं पे मेजोरिटी, माइनॉरिटी, पैसिवली, एक्टिवली, नॉट बाय पॉइंट लिखा है, मैनी कहाँ लिखा है, ऑल कहाँ लिखा है, ये सब चीजें एकदम दिमाग में याद कर लेना है। तो इससे क्या होगा ना, इससे तो एकदम वो ही नहीं होगी, गलतियां ही नहीं होंगी इसमें, असर्शन रीजन स्टेटमेंट में बहुत जल्दी घट जाएंगी। तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही। अगली वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा करेक्ट वे टू सॉल्व मॉड्यूल्स एंड बुक्स, जो कि हम लोग सॉल्व तो सबको ही करता है, लेकिन अब उसमें क्या होता है कि वो गलती को कैसे सुधारें, जो गलती हुई पहली बारी में मॉड्यूल बनेगा नहीं तो वो कैसे बनाए, ये सब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो।